दोस्तों, किसी शास्त्रज्ञ ने टीका और चूर्णी के अंदर लिखते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ। अर्थात जो भाग्य विधाता ने ललाट के ऊपर जन्म होने से पूर्व लिख दिया है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। क्या ये बात अक्षरशः सत्य है? एक कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। वीरपुर नगरी के अंदर राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करते थे। राजा को बहुत ज्यादा अहंकार था। वो सोचते थे कि मेरे पास सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, धन है, संपदा है, शक्ति है, मैं किसी के भी भाग्य को बदल सकता हूं। ये अहंकार था। मैं चाहूं जो कर सकता हूं। उन्हीं की नगरी के अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राम स्वरूप नाम का किसान रहता था। ये किसान अपनी छोटी सी खेती को जो कुछ उपार्जन होता था उसी को उदर निर्वाह के लिए प्रयोग करके अपनी जीवन की यात्रा को संपन्न कर रहा था। रामस्वरूप जैसा उसका नाम था, राम का ही स्वरूप हो मानो। उसके मन में दया, करुणा, जबकि परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर मुक्त हस्त से वो अपने गांव के लोगों की सेवा शुश्रूषा भी करता था। दुखियों के दुख को निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। किसी बात का उसके मन के अंदर मलाल नहीं आता था दूसरों की संपत्ति देखकर कि मेरे पास इतना क्यों नहीं है। बस वो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, तुम्हारी दया से मुझे 2 जून रोटी अच्छे से मिल रही है और मेरे दरवाजे के ऊपर कोई भी आता है तो भूखा पेट में उसे जाने नहीं देता हूं। बस मुझे इतना भी आपने दे दिया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही अपेक्षा थी कि मेरा वंश चलाने वाला, अंतिम समय में मुझे दाह संस्कार करने वाला कोई तो मेरे घर के अंदर संतति चाहिए, संतान चाहिए। उसे संतान सुख नहीं था। प्रभु भक्ति के अंदर तल्लीन रहता था, लवलीन रहता था। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहां पर देर है अंधेर नहीं। उसकी भक्ति रंग लाती है और एक दिन उसके घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाला एक सुंदर सा लड़के का जन्म होता है। जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि राम स्वरूप के यहां पर संतान पैदा हुई है, उसको बधाइयां देने के लिए लोग आने लगे। इसी बीच एक बहुत पहुंचे हुए संत उस गांव से जा रहे थे। जब उन्होंने भीड़ देखी तो सहज जिज्ञासावश पूछ लिया कि क्या बात है, इतने लोग उस झोपड़ी के पास क्यों जा रहे हैं? किसी ने कहा कि महाराज, हमारे इस गांव के अंदर राम स्वरूप नाम का एक छोटा सा किसान रहता है, पर यह किसान बहुत दयालु है, हम सबकी मदद करता है, हम सबके साथ मिलनसारिता के साथ रहता है, मानो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। किसी को भी कोई तकलीफ हो तो भाग के सबसे पहले राम स्वरूप ही आता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। ये गांव के प्रत्येक सदस्य को अपना समझता है। कई दिनों से हम लोग बोलते थे कि राम स्वरूप तू इतना अच्छा है, पर तेरे यहां संतान नहीं है, तू भगवान का भजन भी करता रहता है, तो भगवान ने तेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? पर राम स्वरूप
भगवान ऊपर की तरफ देखते बोलता था ये भगवान की मर्जी है, कुछ ना कुछ जब वो चाहेगा तब जरूर मिलेगा, नहीं है मेरे भाग्य में तो नहीं मिलेगा। पर वो दोष नहीं देता था भगवान को। अच्छा, महात्मा भी सहज रूप से उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। महात्मा को आते देख रामस्वरूप बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो सोने में सुहागा हो गया। घर के अंदर किलकारियां मारने वाले बच्चे का जन्म हुआ और महात्मा का तेज अद्भुत था। मानो सहस्त्र सूर्यों के किरणों की रोशनी उनके चेहरे से टपक रही थी। रामस्वरूप ने कहा कि महात्मन, आप जब आ ही गए हो तो मेरे इस बच्चे का नामकरण आप ही रख दीजिए, आप ही कर दीजिए। अत्यंत चंद्रमा की तरह शीतल और शुभ्र श्वेत वर्ण का गोरा चिट्टा ये लड़के को देखकर महात्मा ने कहा कि जरूर मैं इसका नाम स्वयं रखता हूं। और उनके मुंह से चंद्र वदन निकल गया, अर्थात चंद्रमा की तरह जिसका वदन हो। पर जैसे ही महात्मा की दृष्टि उन भुवों के ऊपर पड़ी लड़के के, वो दोनों भुएं, ये जो काली भुएं है हमारी, वो दोनों ज्वाइंट थी, जुड़ी हुई थी, यहां तक बीच में गैप नहीं था। और दूसरी बात, एक प्राकृतिक तिलक काले रंग का हल्का सा वो उसके चेहरे पर था। महात्मा ने उसके कान, नाक, नक्शे सब देखे, मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी खोली तो महात्मा एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें इस तरह से आश्चर्यचकित देखकर रामस्वरूप कहने लगा कि महात्मन क्या बात है, आप एकदम ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? क्या कुछ अनहोनी बात आपने देख ली? महात्मा बोले कि बात तो अनहोनी ही है, ये लड़का बड़ा भाग्यशाली है। ये लड़का 18 साल की उम्र के अंदर राजा बनेगा, क्योंकि इसके हाथ की लकीरें भी, ललाट के ऊपर जो शुभ चिन्ह है वे भी, हर तरह से मैंने देख लिया कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, इसीलिए मुझे इतना विलंब हो गया। पर हर तरह से इसके भाग्य के अंदर राजयोग लिखा हुआ है, यह लड़का राजा बनेगा। जितने लोग गांव के वहां पर आए हुए थे, महात्मा के मुंह से रामस्वरूप के बेटे के लिए ये वचन सुनकर गदगद हो गए, आश्चर्यचकित भी होने लगे। कई लोग कहने लगे कि देख रामस्वरूप, तू हमेशा दूसरों का भला करता था ना, आज तेरे घर के अंदर भी सारे संसार का भला करने वाला ये लड़का पैदा हुआ है। ये तेरे से एक कदम और आगे जाएगा। तू तो सिर्फ गांव की रक्षा करता था, गांव के लिए भाग कर आता था, गांव के रहवासियों के लिए जी जान लुटाता था, उन्हें अपना समझता था। पर ये पूरे नगर को, पूरे राज्य को अपना समझने वाला हो गया। सचमुच में इसका नाम भी चंद्रवदन जो महात्मा ने लिखा है, जबरदस्त। सभी लोग महात्मा के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि महात्मन, कम से कम अभी चातुर्मास का समय आ गया है, आप इधर उधर मत जाइए, अन्यत्र आप इधर ही विश्राम कीजिए, 4 महीने हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। गांव के बाहर एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ था भगवान शिव का। उसी मंदिर के बाहर एक कमरा था। गांव वालों ने वो कमरा महात्मा को 4 महीने निवास स्थान के लिए दे दिया। महात्मा अपने प्रतिदिन भक्ति, पूजा, अर्चना वहीं करने लगे। मध्याह्न के समय उनके प्रवचन हुआ करते थे। प्रवचनों में हजारों लोग आते थे, पूरा गांव उमड़ जाता था और महात्मा के प्रवचन भी हृदय स्पर्शी थे। महात्मा को वचन सिद्धि भी थी, जो उनके मुंह से निकल जाए वही होता था। धीरे धीरे महात्मा की ये बात कि चंद्रवदन
अपनी आयुष्य के 18वें वर्ष पर राजा बनेगा। वीरेंद्र सिंह की जो बेटी है उससे उसका विवाह होगा। पर लोग कहते थे अभी वीरेंद्र सिंह को तो राजा को तो राजकुमारी हुई नहीं। पर बराबर 2 साल के बाद राजा वीरेंद्र सिंह के यहां पर राजकुमारी पैदा हुई। अब लोग सोचने लगे कि महात्मा ने जो कहा था वो बराबर सही होते चला जा रहा है। इसी बीच राजा के कानों में जब ये बात पड़ी कि हमारे ही नगरी के अंदर एक गांव में रामस्वरूप नाम के किसान के यहाँ पर एक संतति पैदा हुई है, उसका विवाह मेरी लड़की से होगा, ये कैसे संभव है? मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तो लोगों के भाग्य लिखता हूं। ये रामस्वरूप एक छोटा सा किसान और उसका लड़का मेरी लड़की से विवाह करेगा और वो राजा बनेगा? असंभव। मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। और वो महात्मा कौन है? पर जब चतुर्मास चालू था तो राजा वीरेंद्र सिंह अपने मंत्री के साथ वहां पर आता है और पूछने लगता है कि महात्मन क्या बात है, क्या आपने जो भविष्यवाणी की है वो सही होगी या ऐसे ही बता दिया, क्योंकि अभी तक तो मुझे लड़की भी नहीं हुई है। पर वे तो त्रिकालवेत्ता थे, वर्तमान भूत भविष्य सबको जानने वाले थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि राजन, मैंने जो कहा वो सही होगा ऐसा नहीं, उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, वो तो होना ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अब वीरेंद्र सिंह सोचने लगा, तब तक वीरेंद्र सिंह को लड़की नहीं हुई थी कि मेरी तो लड़की नहीं है तो विवाह कहां से होगा। और अभी तक तो कोई ऐसी खुशखबरी रानी ने भी नहीं दी है। उसने बात आई गई कर दी थी, पर एक मन में डर था। अपने राजमहल में आकर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम वेश बदलकर एक व्यापारी का वेश धारण करके कैसे भी एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से उस राम स्वरूप के लड़के चंद्रवदन को लेके आओ। अब क्या करना है, कैसे लाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं चाहता हूं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इसको अभी खत्म कर देता हूं तो सवाल ही नहीं आता है कब ये 18 साल का होगा, कब मुझे लड़की होगी, कब ये दोनों मिलेंगे, कब विवाह होगा, ये सब चाहिए ही नहीं। मंत्री विचक्षण बुद्धि का धनी था और मंत्री भी बहुत दयालु था। वो कर्मकांड को मानता था, कर्म सिद्धांत को जानता था। उसने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश। एक व्यापारी का वेश बनाकर मंत्री रामस्वरूप के घर पे पहुंच जाता है और रामस्वरूप को कहता है कि हे रामस्वरूप, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, नजदीक के ही नगरी में रहता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में राजा बनने वाला है, पर राजा बनने के लिए कैसे योग होते तुम तो जानती हो कर्म सिद्धांत को। कहां तुम किसान और कहां तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। शायद भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत पुण्य अपने होने वाले राजा की सेवा, उसको सुशिक्षित करके मैं भी कमा लूं, क्योंकि राजा योग्य होना चाहिए और योग्य राजा के लिए उसका गुरुकुल में पढ़ना, उसका रहन सहन, उसकी शिक्षा दीक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। पहले तो रामस्वरूप की पत्नी ने मना कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगी मेरे बेटे को कहीं पे भी। पर जब बार बार मंत्री की विचक्षणता के प्रभाव से रामस्वरूप को समझ में आने लगा कि इस गांव के अंदर शिक्षा दीक्षा चंद्रवदन की नहीं हो पाएगी। 64 विद्याओं को जानना, 72 कलाओं को जानना, अलग अलग विद्याओं में निष्णात होना
अब धनुष बाण चलाना है, तलवारबाजी करना है, गदा चलाना है, ये सारे तो आने ही चाहिए राजकुमार को। 18 साल तक तुम्हारे पास ही रहेगा, डायरेक्ट राजा बन जाएगा तो वो राजा अपने शासन को सुशासन के रूप से नहीं चला पाएगा। ये बातें अच्छी तरह से जब राम स्वरूप के दिमाग में बैठ गई, वो भी सोचने लगे हाँ ये योग है, नहीं तो कहां मेरा बेटा राजा बनेगा। वो महात्मा ने कहा था, पर ये सही बात कह रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और कहने लगे कि भाग्यवान ये सही कह रहे हैं, हम इस गांव के अंदर अपने बेटे को इतना सुशिक्षित नहीं कर पाएंगे, इतनी कलाओं से संपन्न नहीं कर पाएंगे, पर एक शर्त है सेठ जी, 18 वर्ष के पहले मुझे मेरे बेटे को लाके दे देना। सेठ बने मंत्री जी ने कहा कि मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूं, मैं आपके बेटे को लाकर दे दूंगा। हंसते हंसते राम स्वरूप ने अपने बेटे को उनकी हाथों की हथेलियों पर रख दिया। मंत्री अब प्लानिंग करने लगे मन ही मन के इस बच्चे को वीरेंद्र सिंह ने मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा है। अब क्या करूं, क्या उपाय कर सकता हूं। वे सोच की उधेड़ बूंद के अंदर ही राजमहल कब पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। राजा के सामने पहुंचने के पश्चात उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं चंद्रवदन को लेके आया हूं। अब महाराज वीरेंद्र सिंह कहने लगे कि बस इसका गला घोट दो। मंत्री ने कहा कि महाराज जल्दबाजी मत करो, पहली बात तो अभी आपके यहां पर कन्या रत्न है ही नहीं, और बाल हत्या का पाप आप अपने सर पर क्यों ले रहे हो। इसे तो एक लकड़ी की पेटी के अंदर बंद करके आपके महल के पीछे जो प्रबल प्रवाह से प्रवाहित होने वाली नदी है उसके अंदर छोड़ दो। क्या पता नदी के थपेटे, लहरों की थपेटों के अंदर ही ये बहता हुआ कहां तक जाएगा, कितने दिन। इसका पात्र भी इतना विशाल है, भूखा प्यासा रहेगा तो अपने आप मर जाएगा। आप क्यों इस हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हो। यदि इसके हत्या का पाप अपने सर पर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। राजा को उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है। वीरेंद्र सिंह ने अपने कारपेंटर से एक सुंदर सी पेटी बनाई, ऊपर 2-3 छेद कर दिए और उस लड़के को मखमल के कपड़े के ऊपर रखकर मध्य रात्रि के बीच स्वयं अपने हाथों से, क्योंकि मंत्री ने कहा था महाराज ये बात कानों कान किसी को खबर मत होने देना, वरना पूरी नगरी के अंदर आपकी बदनामी हो जाएगी। राजा को अपने इज्जत का भी बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने था और उनको तो अपनी इज्जत प्यारी थी। उन्होंने उस पेटी को रात को मध्य रात्रि में उठाया और चुपचाप अपने भव्य भवन के पीछे जो प्रबल प्रवाह से प्रवाहित होने वाली नदी थी उसके बीचों बीच जाकर पेटी को छोड़ दिया। पेटी थपेड़े खाती रही और प्रबल प्रवाह के साथ कभी ऊपर तो कभी नीचे। थोड़ी देर के बाद में वो पेटी अदृश्य हो गई, राजा को दिखी नहीं। राजा ने सोचा वो लहरों में ही डूब गई होगी, पेटी के अंदर पानी भर गया होगा और लड़का तो था ही, वो नीचे गई होगी। चलो अच्छा हुआ, हत्या के पाप से मैं बच गया। इधर प्रातः काल राजा वीरेंद्र सिंह की ही दूसरी जो नगरी थी, कई नगर थे उनके राज्य में, उस नगरी में सेठ धर्मपाल, नाम कैसा धर्मपाल, धर्म की पालना करने वाले, राजा की नगरी का ही वो धर्मपाल सेठ सवेरे सवेरे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी के किनारे आया हुआ। तो दूर से ही उसे जब वो पेटी आती हुई दिखाई दी तो सोचने लगा क्या बात है, ये पेटी कैसे बह के आ रही है। वो तनिक रुक गए और थोड़ा नदी के पानी के बीच में गए और उन्होंने उस पेटी को पकड़ लिया। पेटी को बाहर लाए तो उसके ऊपर छोटा सा ताला लगाया हुआ था। उन्होंने पत्थर से उस ताले को तोड़ा, देखा तो अंदर
एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा पूरी रात रो रो के थक गया था और सो रहा था। उसकी चित्ताकर्षक छवि को देखकर सेठ धर्मपाल तो आहा गदगद हो गए। भगवान की तरफ, सूर्य देवता की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देवता, हे देव, आज मेरी अर्चना सफल हो गई, आज मेरी पूजा सार्थक हो गई। आपने मेरे घर के अंदर कोई संतति नहीं थी, संतान भेज दी। सेठानी के पास लाकर जब वो पेटी रखी और सारी हकीकत बताई तो सेठानी भी गदगद हो गई। उसके स्तनों के अंदर अपने आप दुग्ध की धाराएं प्रस्फुटित होने लगी, मातृत्व जग गया। बड़ी खुश हुई कि भगवान ने सचमुच में हमारी झोली भर दी। अब धर्मपाल सेठ के घर के अंदर ही ये लड़का बड़ा होने लगा। इसकी शिक्षा दीक्षा धर्मपाल के पास कोई कमी नहीं थी, अच्छे से होने लगी। समस्त विद्याओं के अंदर ये निष्णात होने लगा। घुड़सवारी तो इस तरह से करता था मानो कोई राजकुमारी हो। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, इसका शरीर, इसका संगनन किसी राजकुमार से कम नजर नहीं आ रहा था। तीक्ष्ण बुद्धि का था, विचक्षण प्रतिभा का धनी। अब एक दिन करीब करीब ये 17 साल के ऊपर हो गया, समस्त विद्याओं में निष्णात हो गया था, तो सेठ का भी हाथ ये बटा रहा था। सेठ का व्यापार दिग्दिगंत के अंदर था। दिग्दिगंत में सेठ की सच्चाई की ख्याति, प्रशंसा, यशोगान गाए जाते थे। सेठ बड़ा दयालु था, जैसा नाम, जैसे कि मैंने आपको कहा, धर्मपाल, धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को पालने वाला। महाराज वीरेंद्र सिंह अलग अलग नगरी में भ्रमण करते थे अपने ही राज्य की। तो एक दिन इसी नगरी के अंदर आए और संयोग चंद्रवदन घुड़सवारी करने के लिए नगर के बाहर अपने मित्रों के साथ गया था। जैसे ही एक नवयुवक को राजा वीरेंद्र सिंह ने देखा तो उससे प्रभावित हुआ कि घोड़े को एड़ लगाने का तरीका भी इसका कितना अच्छा है, ये तो कि कोई राजकुमार से कम नहीं है। पर जैसे ही उसके सन्निकट आए और उसकी जो भौएं मिली हुई थी, तिलक जैसा और चिन्ह जो कि राजा ने बचपन में देखा था और अपने मंत्री को कहा था कि तुम इसको एक व्यापारी का रूप धारण करके अभी के अभी लेकर चलो। इस बीच राजा को भी लड़की हो गई थी 2 साल के पश्चात, बराबर जैसे कि उन्होंने कहा था। अब राजा का दिमाग ठनका। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा कि मैं यहाँ के नगर सेठ धर्मपाल का लड़का हूं। अच्छा, तुम धर्मपाल के लड़के हो? क्योंकि वीरेंद्र सिंह धर्मपाल को भी जानता था। राजा सीधा धर्मपाल के यहां पे आए। लड़के ने भी विनंती की कि महाराज आप चलिए मेरे घर पे। राजा आए, धर्मपाल को पूछने लगे कि धर्मपाल तुम्हें तो लड़का था नहीं, फिर ये कब हुआ, कैसे हुआ, तुमने तो कुछ खबर भी नहीं दी। धर्मपाल ने महाराज वीरेंद्र सिंह से कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा कि महाराज ये मेरा लड़का नहीं है। तो फिर किसका लड़का है? धर्मपाल ने जैसे ही वो पेटी की घटना सुनाई, वीरेंद्र सिंह सब कुछ समझ गया, ये पेटी तो मैंने ही बहाई थी। खैर, ऊपर से वीरेंद्र सिंह खुशी जाहिर करते हुए कहने लगा कि चंद्रवदन तुम सचमुच में बहुत अच्छे हो, पर मुझे एक काम अचानक याद आ गया। मैं रानी के नाम से एक संदेश दे रहा हूं, वो संदेश तुम लेके जाओ। एक पिटारी होती थी, ऐसी छोटी सी पेटी, उसमें वो पत्र लिखकर राजा रख देते थे और पिटारी को पैक कर देते थे पेटी को। उस पेटी के ऊपर राजमुद्रा का निशान रहता था। बस ये रानी को दे के आ जाओ, क्योंकि मुझे यहां से और आगे के शहरों में जाना है। मैं वो परिभ्रमण करके वापस अपने आऊं, तब तक रानी को ये महत्वपूर्ण काम मैं भूल गया था, वो कर देगी। चंद्रवदन ने कहा कि बहुत अच्छा, ये तो मेरा सौभाग्य है
राजमहल में जाने का। अपने पिता धर्मपाल की इजाजत लेकर चंद्रवदन निकल गया। अब होता क्या है, चंद्रवदन को किसी ने कहा कि शहर में जाने का रास्ता, राजभवन में जाने का रास्ता ये बहुत लंबा है, तुम शॉर्टकट यदि जंगल के रास्ते से जाओगे तो तुम्हें कम से कम 8 घंटे का फर्क हो जाएगा, मतलब तुम्हारा आधा दिन बच जाएगा। और चंद्रवदन के मन में उत्सुकता थी कि मैं जल्दी से जल्दी राजभवन में जाऊं और रानी जी को यह पत्र दे दूं, पर हुआ उल्टा। इसी को होनी कहते हैं दोस्तों। वो जंगल के रास्ते से गया और जंगल के रास्ते में जाकर वो दिशा भूल हो गया। रात्रि का समय होने लगा, ये भटक रहा था। अब डरने भी लगा कि कहीं जंगली जानवर हमला ना कर दे। पर घूमते घूमते उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो आज इस झोपड़ी के अंदर ही आश्रय ले लेता हूं और प्रातःकाल सूर्योदय होने के पश्चात दिशा का भान हो जाएगा और मैं बराबर राजमहल पहुंच जाऊंगा। इधर झोपड़ी के अंदर जाता है तो वहां पर एक वृद्धा चंद्रवदन को देखते ही कहती, कौन हो तुम और बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? तो चंद्रवदन ने कहा कि माई मुझे माफ करना, मैं जंगल में भटक गया हूं। अरे भटक गए हो तो ठीक है, पर तुम यहां से चले जाओ, ये डाकुओं की बस्ती है यहां पर और मेरे यहां पर ही सारा धन वो लाकर रखते हैं। यदि किसी भी डाकू ने तुम्हें देख लिया ना, तुम्हारा काम तो यहीं तमाम कर देंगे। चंद्रवदन ने कहा, पर माई मैं इस अंधेरी रात को कहां जाऊं? जंगल के अंदर जंगली जानवर है, मैं पहली बार इधर आके फंस गया हूं, मैं रास्ते भी नहीं जानता हूं। आज के दिन तनिक मुझे यहां पर विश्राम करने दो, मैं थक भी गया हूं। वृद्धा को दया आ गई। वृद्धा इनकी विश्वासु थी। उन्होंने कहा ठीक है, उस कोने के अंदर तुम सो जाओ। जब डाकू रात को मध्य रात्रि में आए तो उन्होंने कोने के अंदर राजकुमार जैसे लड़के को सोते हुए देखा। माई को पूछने लगे कौन है? तो माई ने सारी बात बताई कि इस तरह से वो रानी के पास कोई पत्रवाहक है, लेके जा रहा है। चोरों को शंका हुई, हमारा राजा वीरेंद्र सिंह बड़ा क्रूर है, हो सकता है उसी ने इसको दूत बनाकर भेजा होगा, गुप्तचर बना के भेजा होगा हमारी टोह लेने के लिए। देखो तो सही सचमुच में ये संदेशवाहक है क्या? और जो पेटी थी जिसमें पत्र था, उन्होंने धीरे से, चोर तो चोर, डाकू तो डाकू, अपनी हाथ की कला से उन्होंने खोला और उसमें पत्र पढ़कर तो स्तब्ध हो गए। लिखा था कि प्रिय, आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम दे रहा हूं, तुम मेरा बिल्कुल इंतजार मत करना, और जो ये लड़का तुम्हारे पास आ रहा है बड़ी मुश्किल से अब मेरे हाथ में आया है, ये अवसर जाने मत देना, इसको जल्लादों के हाथों हाथ मरवा देना, ये मेरा आदेश है, मेरा इंतजार मत करना। तुम्हारा नीचे वीरेंद्र सिंह। चोरों का दिमाग ठनका। उन्होंने कहा ये भला आदमी, इसे तो पता भी नहीं, ये संदेशवाहक ये पत्र लेके जा रहा है, इसी को मौत के घाट उतारने। नहीं, अब अपन भी इस राजा को मजा चखाएंगे। वैसी की वैसी हैंडराइटिंग, क्योंकि चोर डाकू इन लोगों का काम ही वैसा, नकल करने का, चोरियां करने का, दूसरों को लूटने का। उसमें से एक चोर हस्ताक्षर भी वैसा की वैसा करना जानता था। उसने दूसरा कागज लिया और उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया कि प्रिय, ये लड़का चंद्रवदन नामक तुम्हारे पास आ रहा है, मुझे अभी बहुत समय लगेगा, पर तुम मेरा इंतजार मत करना, और ये मेरा आदेश है, अपनी लड़की का विवाह सुमंगला का इसके साथ कर देना। तुम्हारा वीरेंद्र सिंह। पैक की चिट्ठी वापस रख दी। सवेरे जब लड़का उठा, उसके पहले ही डाकू तो अपने दूसरी चोरी करने के लिए निकल चुके थे। इस बुढ़िया ने उसे कुछ नाश्ता वगैरह दिया और कहा कि बेटा जाओ। बुढ़िया को भी पता चल गया था कि इस तरह से कर रहे हैं।
हमारे डाकुओं ने अच्छा किया, इसकी जान बचाई, क्योंकि बुढ़िया भी जाती थी कि ये चंद्रवदन इतना सुंदर लड़का, ये मरना नहीं चाहिए। पहुंचा रानी के पास और वो राजमुद्रा से मुद्रित पेटी को देखा तो सबने उसको जाने दिया। रानी ने जैसे ही चिट्ठी खोली, ऊपर से नीचे तक देखा तो चंद्रवदन को तो वो देखती रह गई और सोचने लगी कि वाह, महाराज ने, पर महाराज को इतनी जल्दी क्या? उन्होंने कहा कि मेरा इंतजार मत करना, इसका विवाह अपनी बेटी के साथ कर देना। सुमंगला का आनंद फानन में विवाह हो गया। करीब 8 दिन के बाद जब महाराज वीरेंद्र सिंह वापस आए अपनी नगरी में, तो पता चला कि चंद्रवदन का और सुमंगला का तो विवाह हो गया। महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने रानी को फटकारा कि तुमने क्या किया? महाराज, आप कैसी बात करते हो? आप ही ने तो पत्र भेजा था। महाराज ने कहा, मैंने पत्र भेजा था? अरे मैंने इसे समाप्त करने के लिए पत्र लिखा था, बताओ मेरा पत्र। रानी पत्र लेकर आई, देखने लगा तो राजा की हूबहू, राजा भी नहीं पहचान पाया कि ये तो मेरी ही राइटिंग है, पर ये कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा था, राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर होनी को और नियति को सलाम करने के अलावा अब राजा के पास कुछ नहीं था, क्योंकि राजा ने कहा कि मैं इसे मारना चाहता था। ये साधारण हमारे ही गांव का, हमारी नगरी में एक छोटा सा गांव है, वहां का किसान राम स्वरूप, उसका लड़का है ये। इसकी हैसियत है क्या हमारी लड़की से विवाह करने की? रानी ने कहा, पर अब सब कुछ हो चुका है। इसी बीच समाचार आए, द्वारपाल ने दिए कि महाराज एक कोई पहुंचे हुए संत आपसे मिलना चाहते इसी समय। राजा ने, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। महात्मा और कोई नहीं, वही महात्मा थे। राजा के पास आकर खड़े हुए तो राजा ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, उनका चरण स्पर्श किया और कहने लगे कि कहो क्या बात है? राजन, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। 18 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम और तुम्हारे मंत्री। तब मैंने कहा था कि हाँ, वो राजयोग है, उसके भाग्य के अंदर लिखा हुआ और वो राजा बनेगा और आपकी ही पुत्री के साथ में उसका विवाह होगा। तो आपने कहा था, महाराज आप कैसी बात करते हो, मुझे तो पुत्री ही नहीं है और आप इस तरह से भविष्यवाणी कर रहे हो। पर आपने इसके साथ क्या क्या नहीं किया, पर आपने देख लिया। जो लिखितमपि ललाटे प्रोचितुम कसमर्थ, जो ब्रह्मा जी ने ललाट पर लिख दिया है उसको मिटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, वो होकर ही रहता है। और अब भी यदि तुम कोशिश करोगे जल्लादों के थ्रू मारने की, यह मरने वाला नहीं है, पर इससे तुम्हारी बदनामी ही होगी। अच्छा हो तुम इसे सहर्ष स्वीकार करो। अब राजा को समझ में आ गया था मैंने क्या क्या नहीं किया, पर होनी तो होकर ही रहती है। अब राजा ने ठाट बाट से विवाह करने की तैयारियां की और किसान राम स्वरूप को संदेशा भिजवाया कि आप राजमहल में आइए। किसान राम स्वरूप अपनी पत्नी को लेकर आता है और अपने बेटे को देखता है तो हर्ष विभोर हो जाता है। बेटे चंद्रवदन को भी जब पूरी बात पता चलती कि मेरे असली माता पिता तो राम स्वरूप है, पर विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। धर्मपाल जी को भी बुलाया जाता है जो कि नगर सेठ थे और वो उनके चरणों में गिर कर कहता है कि ये तो मेरे जन्मदाता है, पर शिक्षा दाता दीक्षा दाता मेरे आप है, मेरे दो पिता, और अब राजा वीरेंद्र सिंह भी मेरे पिता हो गए, मेरे 3 पिता हो गए। मैं कितना भाग्यशाली हूं, क्योंकि उसको संस्कार ही वैसे दिए गए थे। और दोस्तों, धूमधाम से पूरी नगरी को सजाया जाता है और चंद्रवदन का और राजकुमारी का विवाह संपन्न होता है और राजा अपना मुकुट निकालकर चंद्रवदन के सर पर रखते हैं और जय जयकार करते हुए कहते कि आज से इस पूरी नगरी के राज्य का कारभार इसकी धुरा के ऊपर, इसके कंधों की धुरा के ऊपर मैं रख रहा हूं और मैं वानप्रस्थ आश्रम अर्थात सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करूंगा।
कहने का आशय है दोस्तों कि जो भी भाग्य के अंदर लिखा होता है वो होकर ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए, ताकि मैं हर गुरुवार को ऐसे ही नित नई बढ़िया से बढ़िया कहानी लाकर आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जो कि हमें प्रेरित करे, हमें शिक्षित करे, हमें संस्कारों से संस्कारित करे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।